मैं सत्यप्रकाश सिंह वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग के यूनिट 5 से संबंधित टॉपिक अभिक्रमित अन्वेषण के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं। हम लोग आज सर्वप्रथम रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण के बारे में देखेंगे। रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय ने किया है। यह अभिक्रमित अन्वेषण इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षार्थी का प्रत्येक उत्तर एक समस्या में बदल दिया जाए, जिसका उत्तर वह अगले फ्रेम या अगले पद को पढ़ने से प्राप्त करे और अगले पद को पढ़ने से प्राप्त करे और उसका समाधान उसको अगले पद में मिले। और यह क्रम उस समय तक चलता रहे जब तक कि विद्यार्थी या अधिगमकर्ता स्वयं किसी निष्कर्ष पर न पहुंच जाए। स्किनर के अनुसार जो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण है, यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। उनके अनुसार शिक्षण की सर्वोत्तम विधि यही है कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए तथा उस सामग्री को समझाते हुए अंत में प्रश्न रूप में इस प्रकार लिखा जाए कि केवल सही उत्तर ही विद्यार्थी के मस्तिष्क से निकले। पुनः वह अपने उत्तर का मिलान करे और मिलान करके अगले फ्रेम मिलान करने के बाद वह अगले फ्रेम या अगले पद को पढ़ने के लिए स्वतः प्रेरित हो, क्योंकि जब विद्यार्थी को अपनी सफलता का आभास होता है तो वह स्वतः किसी भी चीज़ को करने के लिए या सीखने के लिए आगे बढ़ता है। और हम लोग देखते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण में सभी छात्रों को एक ही प्रकार की सामग्री और निर्देश दिए जाते हैं, जिसकी अनुक्रिया भी एक सी होती है। यानी कि सबको, जितने भी लोग सीखने वाले हैं, सबको एक ही प्रकार की सामग्री और निर्देश दिए जाते हैं और सबकी अनुक्रिया एक जैसी होती है। सभी छात्रों को एक ही प्रकार के मार्ग का अनुसरण कराया जाता है, अतः यह एक ही रेखा पर चलते हैं, इसलिए इसे रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखें सामान्यतः कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन, जो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण का प्रतिपादन स्किनर महोदय ने किया। उन्होंने कहा कि यह शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, जिसमें कि हम किसी भी पद को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसको सीखने का प्रयास करते हैं और पहला पद का जो उत्तर होता है वो कहीं न कहीं से एक समस्यात्मक उत्तर होता है और वह अगले पद को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार छात्र अगले पद को सीखने के लिए इस प्रक्रिया के माध्यम से वह स्वतः ही प्रेरित होकर उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होगा। तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण मतलब इस तकनीकी पे आधारित है कि जिसमें छात्र अपने प्रश्नों का उत्तर जो देता है वो उत्तर कहीं न कहीं से उसको अगले पद को सीखने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो उसका उत्तर होता है वो अगले पद या कहीं न कहीं से वो समस्यात्मक उत्तर होता है और वह उसका जो उत्तर का जब मतलब जो उत्तर देता है, उस जो समस्यात्मक उत्तर होता है, उस समस्या का समाधान उसको अगले पद में मिलता है। फिर अगले पद में जो उत्तर देता है उस उत्तर का समाधान उसको अगले पद में मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्र उस विषय सामग्री को सीखने के लिए स्वतः ही प्रेरित होता है और स्वतः प्रेरित होकर उस
अधिगम सामग्री को आसानी से और सरल सीखते हुए अपने अंतिम पद तक पहुंचता है, जहां तक कि वो अंतिम पद पर पहुंचता है जहां उसको अपने अधिगम कार्य से उसको संतुष्टि की प्राप्ति होती है, यानी कि जो उसको चीज़, जो विषय वस्तु उसको सीखना है, उस विषय वस्तु को वह आसानी से, सरलता से सीख लेता है। अब हम लोग रेखीय अनुदेशन के अर्थ को समझने के बाद अब उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि अब रेखीय अनुदेशन की विशेषता क्या क्या है। तो इसमें पहली विशेषता यह है कि इसमें पदों का क्रम सीधी रेखा में होने के कारण इसमें गलती की संभावना कम होती है, यानी कि इसमें जो छोटे छोटे पदों में जिन विभाजित किया जाता है, वो जो पहला पद होता है, जो उसका उत्तर होता है, उस वो उत्तर कहीं न कहीं से समस्यात्मक उत्तर होता है और उसका समाधान उसको अगले पद में मिलता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम देखते हैं कि वो हर अगले मतलब जो प्रश्नों का उत्तर देता है, उस उत्तर को समझने के लिए उसको अगले पद को पढ़ने की आवश्यकता होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो कहीं न कहीं से इस प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को जो जो अधिगमकर्ता जो विषय वस्तु को सीखता है, उसमें गलती की संभावना बहुत ही कम होती है। रेखीय क्रमिक अनुदेशन की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें अधिगमकर्ता को केवल एक ही उत्तर देना होता है, यानी कि जो उत्तर उसके मस्तिष्क में आ रहा है उसी उत्तर को देना होता है। उसके पास ऑप्शन नहीं होता है कि वो एक से अधिक उत्तर, या उसके सामने ऐसा मतलब कई विकल्प नहीं होता है कि वो कई एक से अधिक उत्तरों को देखे या समझे या उसका जवाब एक से अधिक उत्तर में बताए। तो इसमें जो दूसरी इसकी विशेषता है, इसमें अधिगमकर्ता केवल एक ही सही उत्तर अधिगमकर्ता को एक ही सही उत्तर देना होता है, और इससे छात्र अधिगमकर्ता को इधर उधर भटकने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि छात्र को एक ही उत्तर देना होता है। तो कहीं छात्र को इधर उधर, जो छात्र सोचे कि नहीं हम कुछ अलग से कुछ सोचें या फिर अलग उत्तर दें या फिर एक से अधिक उत्तर दें, तो ये चीज़ नहीं होता है। इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि छात्र की जो भटकने की गुंजाइश होती है वो नहीं होती है, वो सीधे सीधे अपने प्रश्नों का उत्तर देता है और अगले पद पे जाता है। तो इसका तीसरी विशेषता यह है कि इसमें अधिगमकर्ता सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें अधिगमकर्ता सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें अधिगमकर्ता को सभी प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें मतलब प्रश्नों को अगर वो छोड़ देगा तो उसका जो छोड़ने से उसके जो समस्यात्मक जो उत्तर देता है, उत्तर में कहीं न कहीं से अगले पद के माध्यम से उस उत्तर में जो समस्या होती है, उस समस्या का समाधान होता है। अगर वो उस पद को छोड़ एक पद को छोड़ के अगले पद पे जाएगा, तो जो उत्तर के को जानने का प्रयास वो कर रहा है, उस चीज़ को वो अच्छे तरीके से नहीं जान पाएगा। तो इसमें अधिगमकर्ता को प्रश्नों को छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती है। वो एक सीधे क्रम में अपने सभी प्रश्नों का उत्तर उसको देना पड़ता ही है। अगर वो किसी भी प्रश्न को छोड़ देगा तो कहीं न कहीं उसकी समस्या बनी रहेगी। अगला इसमें है सही उत्तर की पुष्टि उसी समय हो जाती है जिससे छात्र सीखने में रुचि लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ें कि छात्र उत्तर देने के बाद अपने उत्तर की जांच करता है और उसको ये चीज़ पता हो जाता है कि जो हम उत्तर दिए वो सही है या गलत है। गलत है तो उसमें सुधार करके उस चीज़ को सीखता है, अगर सही है तो वो अगले पद पे जाता है। तो जो इसमें है कि उसकी जो उत्तर की पुष्टि तुरंत हो जाती है कि वो सही उत्तर दे रहा है या गलत उत्तर दे रहा है। और अगर वो इस तरह से वो सीखते हुए अगले पद पे जाता है, तो कहीं न कहीं से उस अधिगम प्रक्रिया में जब जो चीज़ को हम सीख ले रहे हैं, तो हमारी रुचि उस विषय वस्तु में या उस चीज़ को सीखने में बनी रहेगी। तो हम देखते हैं कि अवतरण निर्देशन में हम एक निश्चित क्रम से अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार जो सीखने की हमारी क्षमता है, उसके अनुसार सीखते हुए एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं।
तो हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें अपने विषय वस्तु को सीखने में रुचि उत्पन्न होती है। अगला इसमें है कि इसमें छात्र अपनी गति से सीखता है। जैसा कि हम लोग पढ़े कम्युनिकेशन में, छात्र किसी भी चीज़ को अपनी गति, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार जिस गति से वो सीखता है, किसी भी चीज़ को एक बार में सीख ले रहा है तो अगले पद पे जाएगा एक बार में सीख के। अगर उसी चीज़ को वो 3 बार में सीख रहा है तो 3 बार में सीख के वो अगले पद पे जाएगा। तो इसमें छात्र जो होता है वो अपनी गति से सीखने का कार्य करता है। अगला इसमें है, छात्र को अपना ही उत्तर देना पड़ता है इसमें उसे, जिससे उसमें अभिव्यक्ति जिससे उसे उसके अंदर अभिव्यक्ति की भावना या अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति विकसित होती है। क्योंकि जब हम किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार, अपने मतलब जो हमको उसका उत्तर समझ में आ रहा है उसको समझते हैं, और उस जो चीज़ हमको जैसे समझ में आ रहा है उस अपनी समझ के अनुसार उसका उत्तर देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर अभिव्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होती है। तो इस प्रकार हम लोग अपक्रमित अन्वेषण की विशेषता को देख लिए। अब अगले क्रम में, आगे के क्रम में हम लोग इसकी कमियों को देखेंगे कि अपक्रमित अन्वेषण में क्या कमी या क्या दोष है। इसमें सबसे पहली कमी है कि इसमें छात्रों में निरस्ता आती है, क्योंकि छोटे से पद को सीखने के लिए अधिक पुनरावृत्ति करनी होती है। क्योंकि जो चीज़ अब हर चीज़ कठिन हो नहीं सकती, तो एक कोई सरल पद को भी सीखने के लिए हमको उतनी ही क्रिया करनी होती है, और किसी कठिन पद को भी सीखने के लिए उतनी ही क्रिया करनी होती है। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि अगर उसको पहले हम छोटे-छोटे पदों में विभाजित कर देते हैं तो छात्र किसी भी चीज़ को अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार सीख सकता है। लेकिन इसमें हम छोटे से पद को सीखने के लिए कई बार मतलब हमको एक निश्चित क्रम में अगले पद को जानते समझते हुए भी, लेकिन हमको उस पद को का आंसर देने के बाद ही अगले पद पे जाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे मतलब छात्र अधिगमकर्ता के अंदर निरस्ता आती है। अगला इसमें है कि इसमें अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि जो पद छोटे-छोटे पदों में विभाजित किया गया है वो अपना आंसर देगा, और आंसर देने के बाद वह अगले पद पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगला पद उसको आ रहा है तो वो छोड़ के अगले पद पे चला जाए। तो कहीं न कहीं इसमें हम देखते हैं कि अधिगमकर्ता एक दायरे में बँधा होता है, और वह अपनी स्वतंत्रता अपने मतलब किसी उस कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। अगला इसमें है, इसका प्रयोग सीमित प्रकार के विषय वस्तुओं के लिए संभव है। मतलब हम देखते हैं कि सभी विषयों के लिए, यानी कि जो कठिन विषय हैं उसके लिए तो ये चीज़ सही है, लेकिन जो सरल विषय हैं उसको छोटे-छोटे पदों में विभाजित करके सीखने, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से कहीं न कहीं अधिगमकर्ता के अंदर निरस्ता आती है, या फिर वो उस कार्य को करने में रुचि नहीं लेता है। लेकिन जो कुछ कठिन विषय हैं उसके लिए ये उपयोगी है, लेकिन सभी विषयों के लिए यह ज़्यादा उपयोगी या संभव नहीं है, या हम कह सकते हैं कि यह सभी विषयों के लिए उचित तरीके से उपयोग के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगला इसमें है कमी में, इसमें प्रत्येक पद पर पुनर्बलन मिलना चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध नहीं है। यानी कि जो पद हमको नहीं आ रहा है उसको सीखेंगे तो हमको पुनर्बलन मिलेगा, लेकिन जो पद हमको आ रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस पद को हमको पढ़ना है। ठीक है, एक निश्चित पद के बाद ही हम निश्चित क्रम के बाद ही अगले पद पे जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं उस पद को सीखने या पढ़ने में हमको पुनर्बलन न मिल के हम ऐसा होता है कि हमको उस पद को सीखने में रुचि नहीं होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विषय वस्तु उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं निरस्ता आती है। अगला इसमें है कि इसमें शिक्षक की भूमिका अस्पष्ट होती है। जैसा तो इसमें अगली कमी ये है कि इसमें जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वह स्पष्ट
नहीं होती है कि वो क्या करे, क्योंकि इसमें एक छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया गया। छात्र अपनी गति, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार सीख रहा है। तो शिक्षक का इसमें, और वह उसका मूल्यांकन भी, उसका परीक्षण भी स्वयं कर ले रहा है। तो इसमें छात्र, जो शिक्षक की भूमिका है वह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी है इसमें। ठीक है, अगला इसमें है, इस सिद्धांत के शिक्षण की प्रक्रिया ही छात्रों को सक्रिय रखती है, जो सही नहीं है। मतलब इसमें ये है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है, सामान्य तौर पे सब लोग यही कहते हैं कि, जो समझते हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वही छात्रों को सक्रिय रखती है, जबकि सामान्य तौर पे ये सही नहीं है। जो छात्र, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्वयं सक्रिय होकर उस कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं। तो अगर हम देखें तो अ, जो अगर ये कहा जाए कि शिक्षण, यह जो रेखीय अपग्रेड निर्देशन की प्रक्रिया है, इससे छात्र सक्रिय होकर सीखते हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि बहुत से उदाहरण ऐसे हैं, बहुत सी परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ छात्र स्वयं सक्रिय होकर उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग अपक्रमित निर्देशन के प्रकार में रेखीय अपक्रमित निर्देशन के बारे में देखें कि रेखीय अपक्रमित निर्देशन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी कमियां क्या हैं। धन्यवाद।